हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आपका जो टेस्ट है CTS नंबर 5 चैलेंजर टेस्ट सीरीज नंबर 5 और जिसका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्यारे बच्चों, इन दो चैप्टर का आपका टेस्ट है और इसका हम आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने लेके आ रहे हैं। और इन दो चैप्टर से बेटा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नीट के एग्जाम में फोटोसिंथेसिस से 2 क्वेश्चन और ब्रीदिंग से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ATP एंड NADPH फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड एंड रिड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इन केल्विन साइकिल। तो बेटा कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल में एक टर्म केल्विन साइकिल चलता है और इसमें एक स्टेप आता है रिडक्शन वाला स्टेप, जहां पे 2 ATP और 2 NADPH यानी NADPH2 का इस्तेमाल होता है और एक स्टेप होता है रीजनरेशन स्टेप। और बेटा रीजनरेशन स्टेप में 1 ATP। इसका मतलब एवरी CO2 मॉलिक्यूल फिक्स एंड रिड्यूस्ड। यहाँ पे स्टेप की बात नहीं कर रहा है, टोटल साइकिल की बात पूछ रहा है। तो भाई 2 1 3 टोटल कितने हो गए? 3 ATP और 2 NADPH। तो आंसर हो जाएगा आपका 3rd। सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन अगर ये स्टेप वाइज पूछ लेता, जैसे अगर इसको बढ़ा देता इन रिडक्शन स्टेप, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता। लेकिन हमने नॉर्मल ही रखा ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट रहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद PS1 एंड PS2 इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पहली बात तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, और किसके लिए प्यारे बच्चों पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है नॉन साइक्लिक यानी लाइट रिएक्शन में। चलिए, वाटर इज ऑक्सीडाइज इन PS2 बट नॉट इन PS1। सही है। PS2 पे ऑक्सीजन वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन PS2 को मिल जाता है। कैसे? PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाता है और PS1 का इलेक्ट्रॉन NADP+ लेके रिड्यूस हो जाता है। तो PS1 का इलेक्ट्रॉन NADP+ लेके रिड्यूस हो गया। PS1 में जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको PS2 के इलेक्ट्रॉन ने दे दिया। तो अल्टीमेटली अंततः इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ महसूस होती है? PS2 पे। इसलिए कहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है? PS2 पे। वो भी किधर होता है? तो अगर वर्ड यूज करना तो एट ल्यूमेन साइड। ल्यूमेन साइड होता है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होता है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। फोटॉन आर नीडेड टू एक्टिवेट बोथ PS1 एंड PS2। बिल्कुल, लाइट चाहिए दोनों के लिए, PS2 और PS1 दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में जाते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ATP प्लस NADPH2 अकर। बिल्कुल है, ATP बनेगा, NADPH2 भी बनेगा और वाटर की स्प्लिटिंग भी होगी, जबकि साइक्लिक में खाली ATP बनता है। प्रोडक्शन ऑफ NADPH2 इज एसोसिएटेड विद PS2। ये उल्टा कर दिया। PS1 का इलेक्ट्रॉन NADPH2 बनाने में हेल्प करेगा, यानी NADP+ लेगा, तो उल्टा कर दिया। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 4 यानी D। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए कौन सी बात सही है? चलिए देखते हैं। इट इज अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और कह रहा है वाटर की फोटोलिसिस होती है, और वाटर की फोटोलिसिस में बेटा ऑक्सीजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और साथ ही साथ H+ आयन निकलता है। और लिख रहा है कि ये ऑक्सीजन तो इस्तेमाल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा, और जो H+ आयन है जब ल्यूमन में इकट्ठा होगा और जब F0 और F1 के जरिए दोबारा कहाँ जाएगा? स्ट्रोमा में। तो प्रोटॉन स्ट्रोमा में पहुंचेगा और उसको कौन पकड़ लेगा? NADP+। तो ये बात सही हो जाती है, डायरेक्ट नहीं देख के इनडायरेक्ट। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ NADP+। बिल्कुल है। ATS में जब जाएगा तो ATP बनाएगा और NADP+ लास्ट में इसको लेगा और स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेके रिड्यूस हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। इट रेप्लेनिसेस ऑक्सीजन कंज्यूम बाय लिविंग बीइंग एंड कंबसन। कह रहे हैं लिविंग बीइंग में अगर ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका है या कंबसन में खत्म हो चुका है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी कर सकता है। तो सही लाइन है भाई, ऑक्सीजन तो दे ही देगा। तो सारी बातें सही हो जाती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4th। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ATP सिंथेज। तो बेटा ATP सिंथेज के लिए कौन सी बातें सही हैं? चलिए देखते हैं।
दिस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन बाउंड पोर्शन, तो भाई मेम्ब्रेन में जो धसा होगा वो पोलर एरिया में, जो आपका नॉन पोलर लिपिड वाले एरिया में होगा तो कैसा कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक, जिसको बोलेंगे F0। इंटीग्रल पार्ट होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह बिहेव करेगा, और जो पोर्शन स्टोमा की तरफ बाहर होगा उसको बोलेंगे F1। तो ये लाइन सही है। F0 अपीयर टू फॉर्म अ चैनल अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू विच प्रोटॉन कैन पास, 4 प्रोटॉन गुजरता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दूसरा भी सही हो गया। द कन्फर्मेशनल चेंजेज इन F1, जो इसको बोलते हैं ATP सिंथेज, और वहीं पे बनता है ATP। तो 1 2 3, द प्रोटॉन मोटिव फोर्स दैट ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ATP इज एसोसिएटेड विद दिस एंजाइम, बिल्कुल सही, इसका नाम ही होता है ATP सिंथेज। और जो प्रोटॉन से जुड़ा हुआ, मोशन से जुड़ा हुआ जो फोर्स होता है वो क्या बनाने में हेल्प करता है, ATP। तो सारी बातें सही हो गई, तो आंसर हो जाएगा 4th। यहाँ पे CF0 और CF1 नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, वाई C4 प्लांट आर स्पेशल, कह रहा है कि क्यों C4 प्लांट्स बेटा स्पेशल होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्पेशल इसलिए है कि पहली बात तो इसमें फोटो रेस्पायरेशन चीज नहीं होती है और हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। कहते हैं कहाँ पाया जाता है, तो बोलते हैं ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में। दे हैव अ स्पेशल लीफ एनाटॉमी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, इसीलिए तो बोलते हैं ड्राई ट्रॉपिकल एरिया को एडाप्टेड होते हैं। अब ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में देखिए कितना अच्छा हुआ, एडाप्टेशन हुआ, एक तो फोटो रेस्पायरेशन भी नहीं हुआ और ड्राई एरिया में वाटर का लॉस भी नहीं होगा। तो कहते हैं C4 प्लांट मच एफिशिएंट है, प्रोडक्टिविटी में 2 और वाटर यूज में 1/2। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, बिल्कुल बात। दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, तो कहते हैं 2 एज कंपेयर्ड टू C3। तो सारी बातें सही हैं, तो आंसर हो गया 4th, यानी ऑल ऑफ दीज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 साइकिल इज PGA, नहीं भैया, इसमें होता है फास्फोइनाल पायरुवेट, और CO2 से मिलके जो 4 कार्बन का बनाता है उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये हुआ एक्सेप्टर और ये हो गया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। तो सर यहां से समझ में आता है कि पहली लाइन गलत हो गई। इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन RUBP, नहीं भी 5 कार्बन का होता है, ये एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर है। जबकि आप सभी लोग जानते हो पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है, जिसका नाम होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट, इसीलिए इसका नाम है C3 रखते हैं। तो दूसरी लाइन भी गलत हो गई। तो देखिए यहाँ से तो आप बहुत अच्छे से उड़ा सकते थे, इसमें 2 है, इसमें पहला है, तो आंसर अपने आप क्या आ गया था, C। तो आप चाहते 2 लाइन पढ़ के आंसर निकाल सकते थे, इतना नहीं पढ़ना था, लेकिन चलिए पढ़ देते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेसिल में खाली क्या बनेगा, ATP बनेगा, खाली PS1 इन्वॉल्व होगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाएगा। ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, बिल्कुल सही है, वाटर की स्प्लिटिंग से आता है। वाटर टूटने में Mn और Cl, और ल्यूमेन साइड होगा मेम्ब्रेन के, और यहाँ बन जाएगा ऑक्सीजन प्लस H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा 96 का बेटा आपका C। क्वेश्चन नंबर 97, असर्शन है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP 18। तो 6 12 18 फार्मूला होता है एक हेक्सोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। 6 CO2, 12 NADPH2 और 18 ATP। लाइट रिएक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2, ये भी सही है कि लाइट रिएक्शन की जरूरत होती है ATP और NADPH2 बनाने में। तो भाई ये तो दोनों लाइन सही है, लेकिन ये थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा है कि लाइट रिएक्शन, जैसे देखो अब यहाँ पे होता कि लैंग्वेज देखिए क्या बनता कि जैसे कि क्यों ATP
की तुलना में NADPH2 कम है और ATP ज़्यादा है, तो ATP ज़्यादा यूज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसीलिए ATP के लिए दो सब प्रक्रिया चलती है, साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2 दोनों बढ़ता है, NADPH2 कम चाहिए तो काम चल जाता है। जैसे मान लो 6 टर्न चलाना है, तो अगर एक टर्न लाइट रिएक्शन चले तो बेटा एक ATP और 2 NADPH2 बनता है। तो 6 टर्न चलाने पे 6 ATP और 12 NADPH2 बनेगा, यानी कि NADPH2 का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। लेकिन अभी भी ATP चाहिए, तो इसलिए क्या चलता है, नॉन साइक्लिक। तो दोनों लाइनें सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। मैच द साइंटिस्ट गिवन इन कॉलम 1। अब साइंटिस्ट का बेटा मैचिंग किया है, तो देखिए ऐसे आपको याद होना चाहिए। मैचिंग में कैसे मुझे याद हो रहा था, मुझे कैसे याद रहता है, जैसे प्रिस्टले है, तो भैया प्रिस्टले में जोसेफ पूरा नाम है, जो तो आया ओ, ऑक्सीजन को डिस्कवर किए थे और इन्होंने वही माउस कैंडलमेंट वाला फलाना डिखाना यूज किया था। तो अब ढूंढो कहाँ पे है, तो ये हो गया तुम्हारा कि प्लांट की ग्रोथ में ऑक्सीजन का, एयर का बड़ा रोल है, क्योंकि जब एयर था तो माउस, प्लांट था तो माउस और कैंडल दोनों जिंदा थे। इंगेज हाउस, तो यहाँ पे इंगेज हाउस, तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, इन्होंने लाइट की प्रेजेंस बताई थी कि लाइट बहुत जरूरी है। एक बार अपने सेटअप को डार्क में भी रखा और लाइट में भी रखा, लाइट में एयर बबल आया, तो प्लांट प्यूरिफाई एयर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बी की मैचिंग किससे हो गई, 3 से। सेक्स आपको याद कर लेना, ग्लूकोज 1854, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज बताया था, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो ये हो गया C2। अब देखिए C2 दो ऑप्शन में है और A5 तो कॉमन हो गया और B3, तो बेटा ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, निकल के आ गया आपका। एंगल मान याद कर लेना, स्प्लिट स्पेक्ट्रम दिया था, तो एक्शन स्पेक्ट्रम पहला दिया था स्प्लिटिंग करके, और कार्नेलियस वॉन लिन ने बताया था कि इसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, और ये भी बताया था कि जो सुटेबल हाइड्रोजन डोनर होता है वो एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है, वो वाटर भी हो सकता है या H2S भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, ये बेटा फिगर का दिया हुआ क्वेश्चन है। अब 99 में जरा ध्यान से देखिए, तो आप मैचिंग करना है, तो चलिए मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दे, हाँ। अब जरा यहां से देखिए, यहां पे A, B, C, D और E, तो यहां पे हमें देखिए मैच कराना, चलिए यही देखते हैं, लिम्प्टिक फैक्टर इन रीजन A, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए, जब इसको हम देखते हैं बेटा, तो लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए कौन होगा, तो कहते हैं यहाँ पे जैसे जैसे लाइट बढ़ा रहे हैं तो आपका फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, तो लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ई, तो आपका हो जाएगा लाइट इंटेंसिटी, क्यों, क्योंकि लाइट कम है, यहाँ पे देखिए ना के बराबर है, धीरे धीरे लाइट बढ़ रहा है, और आपको पता है जो रिक्वायर्ड से कम होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग। लेकिन ध्यान रखना लाइट कभी लिमिटिंग नहीं होता है, लेकिन अगर जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तो कमी मिलेगा, तो ए रीजन में लाइट अभी कम पड़ रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइट इंटेंसिटी। चलिए बी की मैचिंग कराइए, बी रिप्रेजेंट, आप कह रहे हैं जैसे जैसे अब बढ़ गया है तो अब लाइट की कमी नहीं हो रही है, यानी लाइट लिमिटिंग नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम के बाद डाउन होने लग रही है, यानी अब लाइट की कमी नहीं है लेकिन कोई और चीज़ों की कमी हो जा रही है।
तो बी रिप्रेजेंट सम फैक्टर अदर देन लाइट इंटेंसिटी बिकमिंग द लिमिटिंग फैक्टर। तो मुझे लग रहा है आंसर तो यहीं से मिल गया, A3 B1 और B1 और A3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आंसर तो मिल गया। अब C क्या दिखा रहा है? तो भाई C तो वही दिखा रहा है कि अब लाइट की कोई कमी नहीं है और आप लाइट इज नो लॉन्गर लिमिटिंग, आप कितना भी लाइट बढ़ाइए अब उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि सैचुरेशन आ गया। D क्या दिखा रहा है? आपका लाइट का सैचुरेशन पॉइंट जिस पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है, तो ये E हो जाएगा मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और D रिप्रेजेंट करेगा सैचुरेशन पॉइंट। हालांकि हमको लग रहा है कि आप यहीं से कर सकते थे कि D हो गया सैचुरेशन पॉइंट और E हो गया मैक्सिमम। अभी यहाँ पे लाइट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा यानी लिमिटिंग कहलाएगा, यहाँ पे अब खत्म होने लग रहा है, मैक्सिमम पे पहुंच के रुक रहा है, इसका मतलब दूसरे फैक्टर क्या हो जाएंगे, कमी पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100, मैच द पार्ट गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2, ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो भैया ग्रेना पे कौन सा चलता है? लाइट रिएक्शन A2, और देखो आंसर तो अपने आप आ गया। और बाकी स्टोमा में क्या चलता है? डार्क रिएक्शन, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल, हर बच्चा जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? C3 प्लांट, देखो मेज, सुगर केन, सोरघम, ये सब बेटा कैसे होते हैं? C4 प्लांट। तो पहला गलत हो गया और आंसर पूछा तो यही आंसर हो गया, नॉट वाला। C4 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी होती है, केल्विन साइकिल में PGA। अरे वो तो छोड़ो यार, केल्विन साइकिल तुम्हारा चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 हर जगह ऑपरेटेड होगा। और पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा? फास्फोग्लिसरिक एसिड। और हैच एंड स्लैग में पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का क्या होगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो पहला गलत हो गया, वही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 102, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द केल्विन साइकिल एट विच स्टेट इंडक्टेड जो PQRS है इस CO2 इनकॉर्पोरेटेड। अब CO2 इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बेटा CO2 कहाँ पे जोड़ा गया है। तो भाई RUBP ने CO2 लिया, बोलो भाई RUBP ने क्या लिया? CO2। तो देखिए कहाँ RUBP, हाँ ये देखो RUBP 5 कार्बन का है और किससे जुड़ा? CO2 से, और 3 कार्बन का क्या बना लिया? फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये तो हुआ। तो इनकॉर्पोरेटेड मतलब जुड़ा, तो मुझे लग रहा P है, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बड़ा आसान क्वेश्चन रहा। और इस स्टेप का नाम क्या होगा? कार्बोक्साइलेशन। ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और ये क्या हो जाएगा? रीजनरेशन। अभी जो ट्रायोज फास्फेट था ये आगे चल के आपका बना लेगा ग्लूकोज, और किस रूप में स्टोर होगा बेटा? स्टार्च के रूप। हाँ, पहले फिर सुक्रोज, फिर उसके बाद स्टार्च। द गिवन फिगर फॉलो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। 3 प्लांट आर मार्क्ड ABCD फलाना E। combination of which part is responsible for trapping the light energy and also the synthesis of ATP and NADPH2। तो सर कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कि कौन जो लाइट एनर्जी को ट्रैप भी करेगा और ATP और NADPH2 भी बनाएगा। तो बड़ा आसान है, पहले लेबलिंग करना आना चाहिए। ए है स्ट्रोमा लैमेली, ए है ग्रेनम या प्लूरल ग्रेना, ये हो गया स्ट्रोमा, ये हो गया लिपिड स्टार्च ग्रेन्यूल, और ये हो गया लिपिड ड्रॉपलेट। एक और लेबलिंग यहाँ छोटी सी होती है राइबोसोम की, ठीक है ना। अब भैया कौन इंपॉर्टेंट है? जो ATP भी बनवाने में हेल्प कर रहा है, NADPH2 भी बनाने में है, और आपका साथ ही साथ लाइट एनर्जी ट्रैप करता है। तो स्ट्रोमा लैमेली, ग्रेना और स्ट्रोमा ये पार्ट होंगे। भाई स्ट्रोमा साइड क्या बनता है? NADPH2, और स्ट्रोमा साइड क्या बनता है? ATP बनता है। लेकिन लाइट एनर्जी ट्रैप करने में कौन आते हैं? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट A, B एंड C। In non-cyclic reaction, the photosynthesis electron from chlorophyll molecule in photosystem 1 are used in the formation of NADPH2. What is the source of such electron?
तो भैया कह रहे हैं कि फोटो सिस्टम 1 से जो गया तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा लास्ट में, तो भाई फोटो सिस्टम 2 देगा, लेकिन किसके जरिए देगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बड़ा सिंपल था, अभी समझाया था। क्वेश्चन नंबर 105, द रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट बट यूजुअली डू नॉट अकर एट नाइट, वाई। तो केल्विन साइकिल मतलब डार्क रिएक्शन, कह रहा है कि डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लेकिन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर डिपेंडेंट है। तो लाइट रिएक्शन रात में चलेगी नहीं और प्रोडक्ट कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, तो वे जाहिर सी बात है। तो लिख रहा है नाइट इज ऑफन टू कोल्ड, नहीं। CO2 कंसंट्रेशन नहीं, प्लांट यूजुअली ओपन नहीं, केल्विन साइकिल इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। टू मेक 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड। तो भैया 6, 12, 18, 1, तो 6 CO2, 12 NADPH2, 18 ATP, और कितने ग्लूकोज बनते हैं, 1। कितना बनाना, 100। तो सबको किससे गुणा कर दो, 100 से। क्या पूछा है, ATP तो 1800, NADPH2 तो 1200, तो 1800 और 1200 रिस्पेक्टिवली। आसान है। क्लोरोप्लास्ट आर डिसरप्टेड एंड द स्ट्रोमा सेपरेटेड फ्रॉम लैमेली, द आइसोलेटेड स्ट्रोमा विल फिक्स CO2 इफ इट सप्लाइड विथ। तो मेरा स्ट्रोमा आइसोलेट हो गया है, यानी कि वहाँ से लैमेला मतलब कि मेम्ब्रेनस सिस्टम हट गया है, यानी लाइट रिएक्शन साइक्लिक नॉन साइक्लिक ये सब नहीं चल रहा है। और डार्क रिएक्शन चलने के लिए क्या चाहिए, ATP और NADPH2। तो आप बाहर से क्या दे दीजिए, ATP और NADPH2, तो कौन सी रिएक्शन चलती रहेगी, डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 108, हमारा क्वेश्चन नंबर 107 में जरा देखिए ध्यान से आप। 108 केल्विन, ये तो आसान हो गया। तो भैया केल्विन में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो आंसर हो गया डी, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। Which of the following ratio is correct for the production of 1 molecule of glucose through 6 round of Kelvin cycle। तो भैया 6, 12, 18 याद कर लीजिएगा। तो भैया एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2, 18 ATP और 12 NADPH2, तो 109 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। Which of the following combination is correct for C4 प्लांट। तो भाई C4 प्लांट में बंडल सिस सेल के अंदर चलता है, बंद कमरे के अंदर क्या चलता है बेटा, केल्विन साइकिल। और मीजोफिल में प्राइमरी एक्सेप्टर PEP और एंजाइम होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो रुबिस्को गया, पेप्केज, C4 साइकिल, और बेटा रुबिस्को यहाँ बंडल सिस में कौन साइकिल चलाएगा, केल्विन साइकिल। तो आंसर हो जाएगा 110 का फर्स्ट। In an experiment, the CO2 available to a C4 plant was labeled with a radioactive isotope and the amount of radioactivity is in the chloroplast was measured. As photosynthesis proceeded, in which of the following molecules did the radioactive first appear? तो इसका सिंपल सा बात है, C4 प्लांट में पहला प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले कहाँ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो रेडियो एक्टिव था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। क्वेश्चन नंबर 112, अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में दिया था। तो कहते हैं जो बिलो द ऑप्टिमम होता है वही क्या होता है बेटा, लिमिटिंग। और वहां पे मेजर लिमिटिंग फैक्टर में क्या था, CO2। तो लाइट ओनली एट एनी गिवन टाइम फोटोसिंथेसिस कैन बी लिमिटेड बाय। तो लाइट ओनली, CO2 कंसंट्रेशन ओनली, बोथ लाइट एंड CO2 कंसंट्रेशन आइदर बाय लाइट और बाय CO2। तो अब बेटा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। अगर मैं बोलता हूँ लाइट ओनली, तो यानी यहाँ से क्लियर हो जा रहा है खाली लाइट लिमिटिंग होता है। और मैंने बोल दिया CO2 ओनली, तो खाली CO2 लिमिटिंग होता है। लेकिन आपको तो मेजरली CO2 होता है, लेकिन कहीं कहीं पे लाइट भी लिमिटिंग है। तो या तो और एक समय में एक ही चीज लिमिटिंग होगा, तो दोनों नहीं हो सकते। आइदर या तो लाइट हो सकता है या तो CO2।
क्वेश्चन नंबर 113, वाई एट हाई लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली फोटोसिंथेसिस रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। अब कह रहा है कि जो एबीसीडी वाला भी ग्राफ बताया था, कह रहे जब हाई लाइट यानी सैचुरेशन से जब ज़्यादा जाता है तो सैचुरेशन मतलब सारे आपके फोटॉन बिजी और सारे जो एक्सेप्टर मालिक्यूल थे वो बिजी हो गए हैं। अब अदर चीज़ें क्या हो जाएंगी, लिमिटिंग। तो हायर लाइट इंटेंसिटी एक्टिवेट मोर क्लोरोफिल, हायर लाइट इंटेंसिटी काजेज मोर ट्रांसवायरेशन, नो नीड ऑफ मोर सिग्नल, अदर फैक्टर बिकम्स लिमिटिंग। अब लाइट बढ़ा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें कम पड़ जा रही हैं तो कहाँ से होगा। अंडर वाटर स्ट्रेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन बिकॉज ऑफ, तो वाटर स्ट्रेस हुआ तो गार्ड सेल से वाटर बाहर चला गया, स्टोमेटा पार्सली क्लोज हो गया, और जब पार्सली क्लोज हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा तो CO2 की सप्लाई नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दूसरा है कि जब वाटर की कमी होगी तो जाहिर सी बात है टर्जिडिटी भी घट जाएगी, तो लीफ क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, तो सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। तो क्या दोनों हो सकता है, यस, स्टोमेटल क्लोजर लीडिंग टू डिक्रीजेज इन CO2 सप्लाई, reduce water potential that decreases leaf surface area for photosynthesis, turgidity of leaf turgid नहीं होगा, flaccid हो जाएगा। तो 114 का हो जाएगा C, ठीक है, और लीफ टर्जिड नहीं होगा, फ्लैसिड, पचकने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 115, a student sets up an experiment on photosynthesis as follows. He takes soda water, सोडा वाटर जो सोडा पीते हो जिसमें CO2 वाटर के साथ डिजॉल्व होता है ना हाई प्रेशर पे, तो जायज़ बात क्या बना लेगा, H2CO3। इन अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास का बर्तन है उसके अंदर रखा गया है, और उसके अंदर आपने क्या क्या मिलाया, क्लोरोफिल, सनलाइट दिया, और भाई सोडा वाटर है तो CO2 भी होगा। कह रहा है कि कुछ घंटे बाद लाइट में एक्सपोज करने के बाद क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए पहली बात आपने क्या क्या लिया है, CO2, लेकिन CO2 डायरेक्ट नहीं लिया, CO2 मिक्स लिया सोडा वाटर के रूप में। तो जाहिर बात है, पहली बात तो CO2 वहाँ टिकेगी नहीं, हाई प्रेशर पे दबेगी तभी सोडा वाटर बनेगा, CO2 उड़ सकता है या थोड़ा बहुत CO2 मिलेगा भी मान लेते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे क्लोरोफिल लिया है बेटा, और फोटोसिंथेसिस में खाली क्लोरोफिल नहीं चाहिए, क्लोरोफिल तो पिगमेंट है, आपको क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल आपके जब मेम्ब्रेन पे अरेंज होंगे तो लाइट रिएक्शन चलेगी, ATP और NADPH2 बनेगा, फिर स्ट्रोमा में क्या चलेगी, डार्क रिएक्शन, तभी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट मानी जाएगी। तो ये कहते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि आपने क्लोरोफिल खाली दिया है भाई साहब, कुछ भी दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रिकी क्वेश्चन हुआ। तो फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस नहीं होगा, विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज CO2 डिजॉल्व इन सोडा वाटर स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। लाइन सही है, लेकिन इसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ये बात गलत है। क्यों फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने क्या प्रोवाइड किया, क्लोरोफिल, और आपको क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, पूरा सेलुलर ऑर्गेनेल चाहिए। क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल तो लाइट रिएक्शन करवा सकता है, वो भी तब जब मेम्ब्रेन पे अरेंज हो, और स्टोमा में क्या चलेगा, डार्क रिएक्शन, इसलिए गलत हो गया। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम्स प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ। तो लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जब फोटो सिस्टम के जरिए जाता है तो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के क्रॉस। तो दो तीन तरीके, एक तो वाटर की स्प्लिटिंग PS2 पे होता है और वो ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन डालता है। दूसरा PS2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन अपना जो ट्रांसपोर्ट करता है, थियोफाइटिन जो प्राइमरी एक्सेप्टर है जब प्लास्टोक्विनोन को देता है, तो प्लास्टोक्विनोन कैसा है बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो क्या करता है, स्टोमा से प्रोटॉन खींच के कहाँ भेज देगा, आपका ल्यूमेन में। तो द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेटेड टुवर्ड द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर बट अ प्रोटॉन कैरियर। तो प्रोटॉन कैरियर स्टोमा से खींच के ट्रांसपोर्ट करा देगा ल्यूमन में। तो ये जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हुआ स्टोमा और ल्यूमन के बीच में, वो कौन कराता है, प्लास्टोक्विनोन।
द फंक्शन ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज टू, तो वाटर क्या करेगा बेटा, स्प्लिटिंग करेगा, सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, सप्लाई इलेक्ट्रॉन इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट H+ आयन इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, प्रोवाइड O2 फॉर द लाइट इंडिपेंडेंट। O2 कोई मतलब नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई वाली लाइन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली ATP बनेगा और खाली PS1 इन्वॉल्व होगा, तो ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि ये तो नॉन साइक्लिक। सिंथेसिस ऑफ ATP नॉट कंसर्न पूछा तो पहले हो जाएगा, आंसर मिल गया, गलत पूछा है ना। ATP बनेगा, इट अकर इन सर्टेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया में हो सकता है, वो भी सर्टेन, ज़्यादा नहीं कुछ। इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड फ्रॉम P700 रिटर्न टू इट आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो PS1 के इलेक्ट्रॉन फिर ही PS1 को लौट के चला आता है, इसलिए बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन द प्लांट्स टू, तो भैया क्यों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होगा, तो देखिए नॉन साइक्लिक में ATP भी बनता है और NADPH2 भी बनता है। नॉन साइक्लिक में 1 ATP और 2 NADPH2 एक टर्न में, और साइक्लिक में एक टर्न में 2 ATP बना। अब ध्यान से देखिए, तो मान लीजिए 6 टर्न चला तो यहाँ पे कितने ATP बन गए, 12 ATP, 6 का नम 6 ATP और 6 दूनी 12 NADPH2। और आपको मालूम है कि अगर खाली नॉन साइक्लिक चलता तो NADPH2 का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता, लेकिन ATP कम मिल रही थी। तो इस डिफरेंस को मीटअप करने के लिए कि भैया 12 NADPH2 चाहिए जो कि नॉन साइक्लिक दे देगा, लेकिन ATP ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए क्या चलता है, साइक्लिक भी। तो लिख रहा है मीटअप द ATP डिमांड्स ऑफ केल्विन साइकिल, अवॉइड प्रोड्यूसिंग एक्सेस NADPH2, बैलेंस ATP एंड NADPH2 रेशियो इन क्लोरोप्लास्ट। तो जाहिर बात डिमांड को पूरा करने के लिए बेटा होता है। और साइक्लिक में खाली ATP बनता है, ध्यान देखिए, देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा है। अगर साइक्लिक में NADPH2 भी बनता तो एक्सेस हो जाता, इसलिए खाली ATP बनता है। अवॉइड करने के लिए बैलेंस ATP एंड NADPH2 रेशियो इन क्लोरोप्लास्ट, ATP और NADPH2 का रेशियो, ATP क्या है, ज़्यादा चाहिए, ये क्या चाहिए, कम, तो उसको बैलेंस करने के लिए बेटा आपका चलता है। तो सारी बातें क्या हो गई, सही है। In a crop field, a weedicide is used to remove weeds in order to increase the yield, but the effect of this weedicide is that it blocks electron transport from photosystem 2 to photosystem 1. This will reject. तो भैया weedicide ने क्या कर दिया, 2 से 1 को इलेक्ट्रॉन नहीं जाने दे रहा है, तो 2 से 1 को नहीं जाने का मतलब डाउनहिल ट्रांसपोर्ट रोक दे रहा है, तो ATP नहीं बनेगा। Enhancement of dark reaction, failure of ATP synthesis, lack of NADP reductase, both B and C। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि PS2 और ये हो गया PS1, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो भाई डाउनहिल ट्रांसपोर्ट में क्या बनता था, ATP। अच्छा PS1 का इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है, NADP प्लस को, और किस में बदल जाता है, NADPH2। तो इनहेंसमेंट ऑफ डार्क रिएक्शन, ये तो लाइन गलत हो गई, डार्क रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भैया जब गड़बड़ी हो जा रही है डार्क रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, ATP सिंथेसिस रुक जाएगा। लैक ऑफ रिडक्शन ऑफ NADP प्लस, कह रहे NADP प्लस का रिडक्शन भी रुक जाएगा। देखिए क्यों रुक जाएगा, ध्यान से देखिए, लैक मतलब पूरी तरह से नहीं, कम हो जाएगा, लैक मतलब अनुपस्थित है। कैसे, देखो PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 को मिला, PS1 का इलेक्ट्रॉन NADP प्लस लिया, लेकिन दोबारा फिर PS1 को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, PS2 देता है। तो जब ये देगा नहीं तो इसके पास पहुंचेगा नहीं, तो ऐसा नहीं खाली ATP रुक रहा है, ये पूरी प्रक्रिया ही समझ लो रुक जा रही है, तो ना तो ATP बनेगा ना तो NADP प्लस बनेगा, तो दोनों आंसर होगा। 121, assume the thylakoid membrane within a chloroplast is punctured so that there is no separation between lumen and stoma of thylakoid, which of these process would be affected।
अब कह रहा है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पंक्चरिंग कर दिया गया। अब ल्यूमन और स्ट्रोमा जब मिक्स हो गए तो जाहिर बात प्रोटॉन दोनों में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एक तो एटीपी नहीं बनने वाली प्रक्रिया खत्म हो गई। तो क्या कह रहा है, क्या क्या इफेक्ट होगा, मोस्ट अफेक्टेड। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो सकता है pH2 पे होता है तो वो टूट जाएगा। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, क्योंकि इसके लिए हमें कौन सा ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और सर आप सभी लोग जानते हो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए वेल सेपरेटेड बाय थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122, टू ग्रुप्स ऑफ आइसोलेटेड थाइलाकॉइड में बेटा आपका एसिडिक बाथिंग सोल्यूशन सो दैट H+ डिफ्यूजेज इनटू द थाइलाकॉइड्स। कह रहा है कि भैया एसिडिक सोल्यूशन में जिसमें H+ आयन ज़्यादा था उसमें हमने थाइलाकॉइड को डाला और थाइलाकॉइड के अंदर H+ आयन जा रहा है। तो थाइलाकॉइड के अंदर H+ आयन जाने का मतलब कि ल्यूमेन में H+ आयन ज़्यादा हो रहा है। दे आर देन ट्रांसफर्ड टू द बेसिक बाथिंग सोल्यूशन। अब उसको हम लोग किस में डाल दिए, बेसिक सोल्यूशन में। एंड वन ग्रुप इज प्लेस्ड इन द लाइट व्हाइल द अदर ग्रुप इज केप्ट इन डार्क। एक को लाइट में रखा और एक को डार्क में। तो कह रहे हैं कि सेलेक्ट द चॉइस गिवन बिलो दैट डिस्क्राइब व्हाट यू एक्सपेक्ट ईच ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड टू प्रोड्यूस। चलिए देखते हैं बेटा। अब एक बात बताइए, तो जो लाइट में रखा है ग्रुप, तो लाइट में ग्रुप रखा है, ध्यान रखिएगा। तो लाइट वाला ग्रुप में आपका लाइट रिएक्शन चलेगी और लाइट रिएक्शन में किसकी स्प्लिटिंग होती है, देखिए ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लाइट रिएक्शन में किसकी होती है, वाटर की स्प्लिटिंग। और वाटर की स्प्लिटिंग से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और जब ऑक्सीजन निकलेगा, ध्यान रखिएगा पूरा, देखिए ध्यान से देखिए। अब ऑक्सीजन निकला और साथ ही साथ बेटा लाइट रिएक्शन में क्या बन जाएगा, एटीपी। अब तुम कहोगे सर NaDPH2 क्यों नहीं बना, भैया स्ट्रोमा नहीं दिया गया है, खाली सोल्यूशन दिया गया, स्ट्रोमा नहीं दिया गया है। ठीक है ना। H+ आयन किस में बढ़ गया है, ल्यूमिन में बढ़ गया, तो आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है। जब ध्यान देखिए क्या किया गया है, पहले इमेजिन करिए, ये मान लीजिए ल्यूमेन है, थाइलाकॉइड है, इसको पहले हमने रखा एसिडिक सोल्यूशन में। तो जब एसिडिक में रखा तो इसके अंदर कौन सा आयन ज़्यादा हो गया, H+ आयन, खूब H+ आयन भर गया। फिर इसको हमने किस में रख दिया, बेसिक में। जब बेसिक में रखा तो भाई बाहर H+ आयन कम होगा और ल्यूमन में पहले से ही H+ आयन क्या थे, ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हमने, इस बेसिक सोल्यूशन को, एक सेटअप को हमने क्या दिया, लाइट, और एक सेटअप को क्या दिया, डार्क में रखा। और जब लाइट मिला तो इसमें लाइट रिएक्शन चला होगा क्योंकि मेम्ब्रेन है। तो वाटर की स्प्लिटिंग से क्या निकला होगा, ऑक्सीजन, और क्या बना होगा, एटीपी। एटीपी क्यों बन गया, क्योंकि H+ आयन ल्यूमेन में ज़्यादा है और जब ये बाहर बेसिक मीडियम में जाएंगे तो क्या बना लेंगे, एटीपी। तो एटीपी भी निकला और लाइट की प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन भी निकला। अब जब हमने डार्क दिया तो डार्क में लाइट है नहीं, ध्यान दीजिए, देखिए दिमाग लगाइए। तो जब लाइट नहीं है तो आपका लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन तो नहीं निकलेगा। लेकिन ल्यूमेन के अंदर ऑलरेडी कौन सा आयन ज्यादा था, H+ आयन, और ये कहाँ निकलेगा, बेसिक मीडियम में बाहर, तो क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो आंसर हो जाएगा 122 का बी। ग्लूकोज क्यों नहीं, अच्छा अब दिमाग लगाइए, ग्लूकोज क्यों नहीं बनेगा भाई, ग्लूकोज के लिए आपको स्ट्रोमा चाहिए, एंजाइम चाहिए ना। ये तो मीडियम दिया है आपने, कोई एंजाइम थोड़ी नहीं दिया है। By which of the following complex proton is pumped to reach ATP synthase to participate in ATP synthesis? तो भैया कौन सा था आपका, by which complex proton is pumped to reach ATP synthase to participate? तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और कितना अच्छा कर दिया है बेटा आपको, ध्यान रखिए कि आपका
साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज BC1 और A3 है तो ETS की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा जब FeO14 इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करता है प्लास्टोक्विनोन को, तो प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन खींचता कहाँ से है? स्टोमा से। और किसके जरिए भेजता? फिगर ध्यान दीजिएगा, साइटोक्रोम B6F के जरिए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ RuBp एंड CO2 रिस्पेक्टिवली आर रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA? तो भैया 2 मॉलिक्यूल के लिए एक RuBp और एक CO2 चाहिए, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और 5 एक मिलके 6, तो कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो यानी कि इनका डबल बनाएगा। तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनाना? 3 PGA, तो इसका हाफ चाहिए, यानी 3 RuBp और 3 CO2। Which of the following does not participate in the process of photosynthesis? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो फोटोसिंथेसिस सभी करेंगे तो आंसर हो जाएगा बड़ा आसान, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? कैक्टस स्टेम। तो कैक्टस का स्टेम तो बेटा आपका मॉडिफाइड पार्ट है, फिलोक्लैड का एग्जांपल है, लीफ नुमा हो जाता है। और लीफ किस में बदल जाता है? स्पाइन में, तो करेगा। गार्ड सेल के अंदर बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो करेगा। म्यूजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो करेगा। लेकिन याद करिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने पढ़ा होगा कि गार्ड सेल आर द ओनली एपिडर्मल सेल विच हैव क्लोरोप्लास्ट, बाकी एपिडर्मल सेल्स में नहीं होती हैं। जब क्लोरोप्लास्ट है नहीं तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, तो 126 का आंसर हो जाएगा डी। फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, तो कहते हैं बेटा लाइट एनर्जी को कौन से एनर्जी में बदल देता है? केमिकल एनर्जी में, तो आंसर हो जाएगा ए। ये तो आसान लाइन हो गया। एसेसरी पिगमेंट प्ले नो रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो भाई एसेसरी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? हर प्रकार की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी करते हैं, और जो चीफ रिएक्शन सेंटर है वो जब अचानक से ढेर सारी एनर्जी पाएगा तो पगला जाएगा। लेकिन एक तो हर वेवलेंथ का रेंज मिल गया, और साथ ही साथ ये अपना धीरे धीरे किसको ट्रांसफ़र करते रहेंगे? इलेक्ट्रॉन को। चीफ रिएक्शन सेंटर को करेंगे एनर्जी को, इसलिए उसको बचाएगा भी। तो यहाँ पे एक ही लाइन आता है, अलाउ प्लांट टू हार्वेस्ट विजिबल लाइट ऑफ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ। कहते हैं सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए छोड़ के बाकी सब किस में आते हैं बेटा? एंटीना या एसेसरी पिगमेंट में। The pigment molecule responsible for photosynthesis are located in। वह पिगमेंट हमेशा याद करिए मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, मैट्रिक्स ऑफ में नहीं, हमेशा मेम्ब्रेन पे होंगे। तो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो 129 का सी हो गया। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो लाइट रिएक्शन में बेटा आपके सारे चीजें बनती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन दैट यूज्ड इन डार्क रिएक्शन दैट इज ATP एंड NADPH2। लेकिन पूछा जब द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा? तीनों। इन क्रांज एनाटॉमी द बंडल सीस सेल्स है, तो ये क्रांज एनाटॉमी में बंडल सीस सेल में थिक वॉल्ड होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, सेवरल लेयर थिक्ड होगा, और आपका लार्ज नंबर। तो थिन वॉल्ड पहले उड़ाओ, थिक में मेनी लिख दिया तो उड़ाओ, तो आंसर तो आ गया बी, थिक वॉल, नो इंटरसेलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वो भी कैसे होंगे? ए ग्रेनल, यानी विदाउट ग्रेना थैलाक्वाइड के होंगे। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा आप लोग, जिससे इसमें ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। बचाना है रुबिस्को को किससे? ऑक्सीजन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेसोफिल सेल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो मेसोफिल सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट
फोटोसिंथेसिस साइड सही है, बिल्कुल है, कोई C3 C4 दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड स्केल में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपहिल इन टर्म ऑफ रिडक्स पोटेंशियल स्केल। तो भाई अपहिल तो होता है, लेकिन जो मेन ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है, डाउन हिल, तो इसलिए अपहिल वर्ड की जहाँ ज़्यादा बेटर था डाउन हिल। द इन जेड स्कीम फोटोसिंथेसिस द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वाटर टू NADPH2, भाई वाटर के स्प्लिटिंग से PS2 को मिला, फिर आगे बढ़ा। ATP सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। सही बात है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, तो हमको लग गया आंसर गलत हो गया आपका बी, और गलत पूछा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेप्ट। कह रहा है इनकरेक्ट है, देख कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेप्ट, यानी किसको, बढ़िया क्वेश्चन है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इनमें से सब गलत है किसको छोड़ के, यानी करेक्ट पूछा है, यानी सब गलत है, यानी 3 गलत है और 1 सही है। तो जो सही है तो कहेंगे ये इसको छोड़ के बाकी गलत है, तो जो जिसको छोड़ना है उसको पूछा, यानी सही पूछा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन PS2 टू PS1 प्रोड्यूसेस ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, यही गलत हो गया। और जबकि गलत नहीं पूछा, क्या पूछा, सही पूछा, गलत को नहीं, गलत को छोड़ना है, गलत किसको छोड़ के है। PS2 द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन एंड सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। अगर 2 मॉलिक्यूल टूटा तो 4 प्रोटॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, तो यही आंसर हो गया, क्योंकि यही सही है और बाकी सब क्या हो गए, गलत। वाटर इज ऑक्सीडाइज एंड इलेक्ट्रॉन आर रिलीज बाय PS1, नहीं भैया, PS2 पे होता है, PS2 रिड्यूस नहीं है, PS1 पे होता है, तो आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात गलत है। H2S नॉट वाटर इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ PSB, तो सही बात है, कार्नेलियस वाल्नी ने बताया था, ग्रीन सल्फर या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन डोनर होता है वो वाटर की जगह क्या होता है, H2S। लाइट एंड डार्क रिएक्शन आर स्टॉप्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको होल्ड करके करना पड़ेगा, हालांकि करेक्ट मान सकते हो। कह रहा है कि लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों रुक जाते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट, तो देखिए लाइन तो सही है, गलत नहीं है, लाइट, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा वर्ड है, क्या वर्ड है, कह रहे लाइट जैसे हटाया तो लाइट रिएक्शन तो बंद हो गई, लेकिन डार्क चलेगी, लेकिन कब तक, जब तक ATP और NADPH2 मौजूद है, यानी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन मौजूद है। केल्विन साइकिल अकर इन ग्रेना क्लोरोप्लास्ट, ये गलत हो गया, क्योंकि भाई साइकिल चलता है स्ट्रोमा में, तो ये आपका गलत हो गया, तो ये ज़्यादा गलत हो गया, आंसर हो जाएगा सी। ATP इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वाया केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये सही है, गलत पूछा था, तो 134 का हो जाएगा सी। Which of the following statement given below is incorrect? The C4 plant respond to higher temperature while C3 plants have much lower temperature optimum, सही बात है, C4 प्लांट ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, 30 से 40 और ये 20 से 25 ऑप्टिमम होता है। ट्रॉपिकल प्लांट है हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट, बिग बात, जो गर्म एरिया में पाया जाएगा उसका टेम्परेचर सहने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा। पूछा क्या है, इनकरेक्ट। सम C3 प्लांट आर अलाउड टू ग्रोन इन CO2 इनरिच्ड टोमेटो एंड बेल पेपर टू रीच हायर यील्ड, कहते हैं C3 प्लांट को हमेशा CO2 की कमी बनी रहती है, कहते हैं बियॉन्ड 450, 450 के ऊपर ही अगर आप दोगे तभी उसको क्या होगा, सैचुरेशन आएगा। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू रिमूव क्लोज, बंद हो जाएगा, जिससे कि CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस डाउन हो जाएगा, लेकिन ये ओपन लिखा है इसलिए लाइन गलत हो जाएगा, और पूछा भी यही है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। स्पॉन्जेस, तो बेटा स्पॉन्जेस में तो सिंपल डिफ्यूजन होगा, लीच में बेटा आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी मॉइस्ट
स्किन के जरिए होगा। स्पाइडर में बेटा लंग्स तो नहीं पाया जाता, लेकिन याद होगा यहाँ पे दिखता है बुक लंग्स। और फ्रॉग में तो सारे रेस्पिरेशन होते हैं, क्यूटेनियस भी होता है और लंग्स के जरिए भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन? ग्लॉटिस, फोनेशन इन मेल्स। फोनेशन मतलब वाइब्रेटिंग वोकल कार्ड, ऐसा ऑर्गन जो ध्वनि उत्पन्न करे। तो भाई साहब खाली मेल में करेगा क्या? तो ये गलत हो गया। ग्लॉटिस मेल फीमेल दोनों में पाया जाएगा। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट चोकिंग व्हाइल ईटिंग, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं ग्लॉटिस का जो ओपनिंग होता है उसको बेटा कवर करता है ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड। कौन? एपिग्लॉटिस। लैरिंग्स साउंड बॉक्स कहलाता है। प्लूरा कवरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, लंग्स की कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाता है। इनकरेक्ट पूछा तो पहला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन? ब्रोंकाई एक्सचेंज जोन। तो याद रखिएगा बेटा, नॉस्ट्रिल से लेके आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल तक बेटा एक कंडक्टिंग जोन करता है, कंडक्शन ऑफ एयर करेगा और हेयर को कंडीशनिंग इफेक्ट देगा, यानी ह्यूमिडिफाई करेगा, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाएगा और उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल को ट्रैप भी करेगा। रेस्पिरेटरी पार्ट बोल दो या एक्सचेंज पार्ट, उसमें आएगा एल्वलाई और उसके साथ की डक्ट, यानी या कह सकते हो रेस्पिरेटरी डक्ट। तो एल्वलर डक्ट और एल्वलाई ये पढ़ाते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। तो भैया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ब्रोंकाई ब्रोंकियोल सब इसमें आ जाएगा। तो एक्सचेंज ब्रोंकाई नहीं होगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल एक्सचेंज नहीं होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल कंडक्टिंग नहीं होगा क्योंकि वो तो हो जाएगा एक्सचेंज में। एल्वलाई किस में आ जाएगा? एक्सचेंज जोन में। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 139, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं कि हमेशा मूवमेंट हाई टू लो होता है। प्रेशर इन लंग इन पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो बाहर भेजना है तो लंग्स में ज़्यादा, तभी तो लंग्स से कहाँ जाएगा? बाहर। तो लाइन यही सही होगी और पढ़ना ही नहीं है। जब देखो कितना अच्छा हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मालूम पहला सही है आगे मत बढ़िए। इक्वल का कोई मतलब नहीं था, इक्वल का कोई मतलब नहीं होता है। प्रेशर इन लंग्स इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, नहीं भैया, पॉजिटिव होता है क्योंकि जब ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? इंस्पायरेशन में। तो इंस्पायरेशन में इन और इन में ना आता ना से नेगेटिव, ऐसे याद कर लेना। देखिए कैपेसिटी में हमेशा रिजर्व वॉल्यूम के साथ टाइडल वॉल्यूम जुड़ता है और आईसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। तो कौन सा वॉल्यूम चलेगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आंसर हो जाएगा बी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो आईसी इक्वल टू हो जाएगा IRV प्लस TV और इसकी वैल्यू होती है बेटा 3000 से लेके 3500, क्योंकि IRV 2500 3000 होता है और TV होता है 500। प्लस है, ध्यान रखना, माइनस नहीं होता। विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाया जाता है, तो लाइन सही हो गया। यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक होता है, सेरिब्रम सेरिबेलम का कोई काम ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन? तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बेटा स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ लंग्स एल्वेलाई, इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी और बेस में बेसमेंट सब्सटेंस या मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो इंडोथेलियम स्क्वेमस पाया जाएगा, मैट्रिक्स नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट। लेस देन अ मिलीमीटर इसका थिकनेस होती है।
टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस द पीएच ऑफ ब्लड शुड बी। अब देखिए कितना अच्छा लाइन है, गैस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए पीएच क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें लेना चाहिए था कि कौन सा गैस, लेकिन नहीं दिया। तो चलिए आपको ब्लड का पीएच मुझे लगता है सबको याद होना चाहिए, उसका रेंज होता है 7.4, ठीक है ना। तो ये 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो स्लाइटली या माइल्डली एल्कलाइन कहला जाएगा, ठीक है। CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम सेल्स इनटू द ब्लड बिकॉज, कह रहे CO2 जो है बेटा सेल से ब्लड में क्यों जा रहा है, तो क्यों जा रहा होगा, ज़्यादा होगा तभी तो, यानी टिश्यू क्या हो रहा होगा, मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा 45, और कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड में। तो PCO2 इन रेस्पिरेटिंग सेल इज ग्रेटर देन PCO2 इन ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे होता है PCO2 45 और यहाँ पे होता है 40। इक्वल होना नहीं है तो इक्वल वाली वैल्यू हटा दिया करिए, और हमेशा मूवमेंट किधर होता है, हाई टू लो। सेलेक्ट द कंडीशन इन विच द टिश्यू फेवर डिसोसिएशन, एक याद रख लेना, टिश्यू देखो कैसे याद करो, टिश्यू पे CO2 ज़्यादा तो O2 कम, PCO2 ज़्यादा, H+ आयन ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा। तो फैक्टर होगा जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो और बाकी चीज़ें ज़्यादा हो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। तो हाई PCO2 एंड लो PO2, आंसर हो जाएगा बी। एसर्शन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द प्लाज्मा मेनली एज बाइकार्बोनेट आयन, करे प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के जरिए जा रहा है, तो उसके लिए एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल था जो आरबीसी में पाया जाता है उसका नाम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो CO2 और वाटर कंबाइन करके H2CO3 बनाता था, फिर वो ब्रेकडाउन हो जाता था H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में, फिर बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर आ जाता था प्लाज्मा में। तो अगर ये बात दिया होगा तो एसर्शन और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। एंजाइम कार्बोनिक हाइड्रेज ऑफ आरबीसी, अंडरलाइन करिए, आरबीसी कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन दैट इंटर कर जाएगा प्लाज्मा में। आपको याद होगा यहाँ पे फिनोमेना होता है क्लोराइड शिफ्ट। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। इंस्पायरेशन अकर ड्यू टू मसल रिलैक्सेशन, भैया इंस्पायरेशन में एक्टिविटी होगी, क्या क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन। तो गलत हो गया। तो जब असर्शन गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन में असर्शन गलत वाला होता तो आंसर तो मिल ही गया। और इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम, इनहेल। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, सही है। द टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, नहीं भाई टर्मिनल ब्रोंक्यूल नहीं आता, अभी आपको बताया था। एल्वेलाई विद देयर डक्ट ही गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कंडक्टिव जोन ट्रांसपोर्ट एयर टू द ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, ये तो गलत हो जाएगा भाई, सेल्स को नहीं देता, एल्वेलाई को पहुंचाता है। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, सही है। तो पहला और चौथा सही, आंसर हो जाएगा बेटा आपका सी। 149 अबाउट 95% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड इन केमिकली कंबाइंड स्टेट, तो गलत हो जाएगा, 97% होता है, वो भी कंबाइंड किसमें, हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो भाई 95 है तो गलत हो गया। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 एटम आर आयरन, तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होता है और एक आयरन से बेटा आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है। तो 1 आयरन एटम कैन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल, तो तीसरा गलत हो गया। आयरन बेटा Fe2+ स्टेट में पाया जाता है, यानी फेरस के स्टेट में। तो दूसरा और चौथा, यानी आंसर हो गया बी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला। देखिए पहला सही हो गया तो पढ़ना ही नहीं था, पहला देख लीजिए, कई ऑप्शन में तो ये ऑप्शन तो चला गया। द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल ओनली एक्सपायरेशन, तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा इसमें था तो यही चला गया।
द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सेंड सिग्नल टू डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। सही बात है, रिदम सेंटर बेटा आपका इन मसल को देगा और इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस करेगा और जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन कराएगा। तो 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। द मेडुला इज द ओनली रीजन ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल रेस्पिरेटरी रेट। तो भैया रेस्पिरेटरी रेट को जो कंट्रोल करता है बेटा याद रखिएगा, आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी करता है, लेकिन अलोंग विद पॉन्स, पॉन्स भी जिसमें आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट पूछा है, अब इतना देखिए कितना पढ़ना होगा, 1 2 3 4 5 तो काम लग जाएगा भाई। तो एलिमिनेशन रूल से करिए, चलिए देखिए 2 2 2 तो 3 ऑप्शन में 2 है, क्यों ना मैं पहले 2 ही पढ़ दूं। करेक्ट पूछा है, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व प्लॉटेड बिटवीन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज सिग्मोइड एस शेप्ड आता है। लिखा क्या है, जे, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला। अब दूसरा गलत हो गया, अब पूछा क्या बेटा, करेक्ट, लो काम तमाम। यानी जिन जिन ऑप्शन में दूसरा होगा वो आंसर नहीं होगा। तो आपने 3 आंसर उड़ा दिया, सी आंसर कर लिया, अब मुस्कुरा के चल दिए। अब एक बच्चा होगा जो 1 से लेके 5 तक पढ़ेगा और मुस्कुराता रहेगा कि बगलिया वाला कैसे जल्दी कर लिया। तो बेटा आपको एग्जाम में स्मार्ट होना पड़ेगा। फिलहाल हम पढ़ देते। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द एल्वेलाई एंड टिश्यूज अकर बाय डिफ्यूजन। बिल्कुल सही है, डिफ्यूजन से होता है। ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब होता है, लेकिन बेटा 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करता है। एम्फाइसीमा के कंडीशन में इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि उसकी जो वाल वगैरह टूट जाती है ऐसे एल्वेलाई की खास करके। प्रेजेंस ऑफ इंटरकोस्टल मसल इन बिटवीन रिब्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो बेटा इंटरकोस्टल मसल दोनों प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं और इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कारण रिब्स पुल अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड हो जाएगा, जिसके कारण वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर कम, इंस्पायरेशन हो जाएगा। और फोर्सिबल के समय एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आएगा जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन कराएगा। क्वेश्चन नंबर 152 मैचिंग का क्वेश्चन है, चलिए मैच करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में बेटा होता 104, मैचिंग हो गई A2 है ही, देखा इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, अपने यहाँ पर आंसर आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होगा सबसे 45, तो आंसर हो गया 1। O2 का बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वेलाई इज 40। फ्रॉग, मैमल, फिशेस एंड इंसेक्ट। तो भैया मैमल हम लोग हैं, लंग्स के जरिए करते हैं, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन B1 एक ही में, आंसर तो मिल गया था। एक और कर लीजिए। इंसेक्ट में याद होगा नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब होगा तो D3 भी एक में था। फ्रॉग में बेटा आपका पल्मोनरी भी हो सकता है और स्किन के जरिए क्यूटेनियस भी हो सकता है, और फिश में बेटा गिल्स के जरिए होता है, इसके लिए होते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। 154 इंस्पायरेटरी कैपेसिटी VC, IC एंड FRC। तो कैपेसिटी में वॉल्यूम को जोड़ते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, तो ये हो गया 3, और देखिए 2 में 3 है। इसमें सारे को जोड़ते हैं तो IRV प्लस बीचों में TB प्लस ERV, तो B की मैचिंग हो गई बेटा 1 के साथ, तो आंसर आ गया आपका पहला। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ जाता है, और FRC में रेजिडुअल वॉल्यूम में जो फोर्सिबल आप बाहर करते हो ERV जुड़ जाता है। Which one of the following options correctly represent the lungs condition in asthma and emphysema respectively? तो अस्थमा में बेटा आपका डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, और एम्फाइसीमा में रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है।
तो सबसे लास्ट में आना चाहिए डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, और मुझे लग रहा है एक ही में ऐसा है तो आंसर हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल बी, तो देखिए पीएच कम है तो H+ आयन क्या होगा, ज़्यादा, तो CO2 क्या होगा, ज़्यादा, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा, तो कौन सा साइड हुआ, टिश्यू साइड, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, टूटेगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से टूटेगा, यानी ऑक्सीजन से लगाव कम होगा और CO2 से बढ़ जाएगा, तो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, प्यार टूट रहा है। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट, है तो एम्फाइसीमा होता है बेटा, याद कर लीजिएगा, ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग होता है, अस्थमा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, एसिडोसिस या एल्कलोसिस। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो लोग इसको सोचते हैं कि लंग्स क्यों नहीं कोलैप्स करता, तो कहते हैं कुछ ना कुछ हवा बची रह जाती है, तो लोग कहते हैं भाई आपने जब पूरा एफर्ट लगाया तो क्यों बची रही, क्यों नहीं फेंका गई, तो कई लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम के कारण कोलैप्स नहीं करती, बिल्कुल रेजिडुअल वॉल्यूम के कारण कोलैप्स नहीं करती, लेकिन वो हवा जो रेजिडुअल बची है वो बची ही क्यों है, आप जब पूरा एफर्ट लगा के फोर्सबल एक्सपायरेशन कर रहे थे क्यों बच गई। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर के बीच में प्रेशर है निगेटिव, यानी सक्शन प्रेशर है, तो आउटर प्लूरल जो इस थोरैसिक वॉल रिब्स से के कांटेक्ट में है और इनर प्लूरा किसके कांटेक्ट में है, लंग्स के, तो आउटर वाला इनर को खींच रहा है, तो आप कितनों हवा खींचोगे, जैसे मान लो ये है लंग्स और मैं मान लो बीच से हवा फेंक रहा हूँ बाहर, तो ये वाला खींचे पड़ा है तो ये अंदर नहीं दबेगा, तो देयर इज नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट लंग्स वॉल, नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच का प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव, जिसके कारण आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इनर को अपनी तरफ खींचता है, तो लंग्स पचक नहीं पाता, कोलैप्स नहीं कर पाता। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग इज, तो भैया ऑक्सीजन का एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर होता है 104, जो कि सिर्फ एटमॉस्फेयर से कम है, एटमॉस्फेरिक का है PO2 वैल्यू 159, बाकी सबसे ज़्यादा है, तो इक्वल ब्लड नहीं होगा, लेस ब्लड नहीं होगा, कार्बन से लेस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मोर देन दैट इन ब्लड, क्योंकि ब्लड में दोनों अगर होगा तो 95 और 40 वैल्यू आता है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा, तो बाकी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कम, तो हाई O2 एंड लो CO2। एजमा, तो एजमा बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ट्रैकिया नहीं होगा, फ्लूइड का डिपोजिशन बेटा ये न्यूमोनिया होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अस्थमा में बेटा मास्ट सेल का रिएक्शन होगा, हिस्टामिन निकलेगा, हिस्टामिन ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई को दबा देगा, ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन था तो जाहिर बात है आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, अगर आपने अपनी सांसों को रोक दिया तो आपको सांस लेने के लिए कौन प्रेरित करेगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हमें मैकेनिज्म में रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग का जो आपका मैकेनिज्म है, जैसे कीमोसेंसिटिव एरिया हो गया, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हो गया, ये सारा तामझाम बुराई यानी CO2 को पकड़ने के लिए, H+ आयन टेम्परेचर इनको मापने के लिए आता है। तो कहते हैं जब आप सांस नहीं लोगे तो बॉडी में तो काम चल ही रहा है, तो कौन सी गैस बढ़ जाएगी, CO2, और जैसे CO2 बढ़ेगा तो सिग्नल जाएगा, अरे भैया CO2 बढ़ रहा है, मर जाएगा तू, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, CO2,
ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट है, घटने बढ़ने से कोई मतलब ऐसा नहीं कि नहीं नापा, देखो भैया ऑक्सीजन कम ना हो पाए, ना ना ना, उसका कहना है भैया हमको ऑक्सीजन नापने नहीं है, हमें CO2 पे ध्यान देना है, अगर CO2 बढ़ रहा है तो मतलब दिक्कत है। तो फॉलिंग CO2 नहीं भाई, बढ़ना, तो राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2, कई लोग एक गड़बड़ा देते हैं, नहीं भैया, एक लाइन बहुत अच्छा लाइन है, द रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ऑक्सीजन क्या है, इनसिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण ही नहीं रखता था। आंसर क्या आएगा, डी, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन, जो आपने अपने सांसों को रोक दिया। देखो अब हमारे बॉडी के अंदर कौन सा बढ़ने लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें कौन ब्रीथ करने के लिए प्रेरित करेगा, CO2। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वेलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन एल्वेलर, तो डैमेज होगा तो क्या हो जाएगा, एम्फाइसीमा। निमोनिया में फ्लूइड भर जाता है, याद रखना निमोनिया और एम्फाइसीमा दोनों में बेटा आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम होता है, लेकिन यहाँ पे डैमेज है इसलिए कम हो गया, और यहाँ पे फ्लूइड भर गया तो एयर नहीं जा पाएगा। अस्थमा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल, एलर्जिक रिएक्शन। और प्लूरोसी, इंक्रीज्ड प्लूरल फ्लूइड, जो आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच का फ्लूइड है जब भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लूरिशी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस या बॉटुलिनम बेटा फूड पॉइजनिंग को कहते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम से होता है, और एंथ्रेक्स डिजीज होता है एंथ्रेसिस, ये बेटा जानवरों में होता है, कैटल्स में होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, एम्फाइसीमा बता ही चुके हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कह रहे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, तो ये तो करेक्ट हो गया, क्योंकि भैया CO2 ज़्यादा तो हीमोग्लोबिन किससे जुड़ने की संभावना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, जैसे टिश्यू साइड पे, और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन किससे जुड़ने की संभावना हो जाएगा, ऑक्सीजन से। हायर H+ आयन कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही गलत हो गया, क्योंकि भाई देखिएगा एल्वेलाई साइड पे PO2 ज़्यादा और बाकी H+ कम, CO2 कम, टेम्परेचर कम। मैच द कॉलम है न्यूमोटैक्सिक, तो बेटा ये पॉन्स रीजन में पाया जाता है, तो A2 एक ही ऑप्शन में था, आंसर तो मिल ही गया। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हीमोग्लोबिन के साथ दिखाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज RBC, और प्राइमरी साइट क्या होता है, एल्वेलाई। बेटा अगर हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, और बात याद रख लीजिएगा अगर ऑक्सीजन ज़्यादा तो बाकी चीज़ें कम, तो हाई PO2 ढूंढो, तो लो PO2 गया, हाई PO2 बाकी चीज़ें कम, तो लो CO2 लेस H+ लेस टेम्परेचर। अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड, तो भैया हाई एल्टीट्यूड में लो प्रेशर वर्ड याद करिएगा तभी काम चलेगा। लो प्रेशर का मतलब एयर का दाब कम है तो उसके अंदर का ऑक्सीजन भी कम होगा, और जब ऑक्सीजन कम होगा तो भाई जाहिर बात आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो आपको चक्कर उक्कर आएगा, दिल धड़धड़ाने लगेगा, काम लगने लगेगा। तो इसका मतलब इसको बॉडी क्या हमेशा बनी रहती नहीं, कुछ समय बाद आपका RBC और हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ा दिया जाता है, इसलिए टमाटर जैसे होते हैं पहाड़ी लोग। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, सही है, जिसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन में भी आ जाएगा। सांस लेने में कठिनाई होगी, चक्कर आएगा, दिल धक 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 धक, हार्ट पल्पिटेशन। टाइडल वॉल्यूम IRV, तो टाइडल वॉल्यूम तो भैया 500 से लेके 550 के रेंज में आई, तो A3। और बेटा आपको याद होना चाहिए IRV ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वाला तो इसमें यही एक था, तो B1
आसान हो गया, घटिया क्वेश्चन में आ गया। ERV बेटा याद रखना 1000 से 1100 और RV होता है 1100 से लेके 1200। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उल्टा होता है, याद रखिएगा। अगर एक्सपायरेशन तो भाई रिलैक्सेशन से होता है, और फोर्स्ड एक्सपायरेशन आएगा तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आएगा, ध्यान रखिएगा। तो पहला गलत, उसे पूछा सही। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो ये बात सही है। अंदर का प्रेशर निगेटिव होगा यानी कम, तभी बाहर की हवा अंदर आएगी। इंस्पायरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो गलत हो जाएगा। भाई बाहर से हवा आना तो बाहर का ज़्यादा और अंदर का कम। कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पायरेशन होता है। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन है तो कॉन्ट्रैक्शन जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज जाना चाहिए था। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर तो भाई क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, उल्टा कर दिया है। तो 1 2 क्या पूछा, सही। तो 1 2 सही है, बाकी क्या हो गई, गलत। मैचिंग का क्वेश्चन है। तो भैया सबको जोड़ा जाता तो वाइटल कैपेसिटी, तो C1 हो गया, ERV, TV एंड IRV। तो C1 ऑप्शन ढूंढिए। ये तो आसानी, देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आता है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, तो हो गया 2। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, और FRC में आता है ERV प्लस RV। द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल इन, तो भैया हमेशा इक्वल खाली टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू कितना होता है, 40 एंड 40। CO2 की वैल्यू भी बराबर होती है, 45 एंड 45। द फंक्शन ऑफ ट्रैकियल सीलिया, तो सीलिया क्या करे, म्यूकस को बाहर करेगा, तो पास आउट। आफ्टर फास्ट रनिंग मैन हैज फास्ट हार्ट बीट, जब भाई बहुत तेजी से आप सांस दौड़ोगे, सांस धदा 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 लोगे, पल्स रेट स्लो भी हो सकता है आपको, उस समय क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कम और CO2 ज़्यादा, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। ये पॉइजनिंग है ड्यू टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बढ़ने लगेगा नो डाउट, लेकिन आपको पूछ रहा है कि मेनली क्या होगा, तो ऑक्सीजन की कमी, लैक्टिक एसिड। फिर आप बहुत तेजी से ब्रीदिंग रेट बढ़ा दोगे तो वो लैक्टिक एसिड हटने लगेगा, तो तेजी से ले रहे हो तो लैक्टिक एसिड पॉइजनिंग नहीं होगा, उस समय हटा रहे हो आप। अंडर नॉर्मल कंडीशन प्रति 100 ml ऑफ ब्लड जो डिलीवर करता है टिश्यू को, तो कितना, 5 ml O2। और नॉर्मल में बेटा आपका पर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml CO2 टू एल्वलाई। ट्रैकियल रिंग्स बेटा आपके इनकम्प्लीट होते हैं, सी शेप्ड होते हैं, इन सामने से कंप्लीट और पीछे से इनकम्प्लीट। तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, वेंट्रल, और इधर क्या होता है, डार्सल। तो डार्सली क्या होते हैं, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट और डार्सली इनकम्प्लीट में क्या ज़्यादा सही है, डार्सली इनकम्प्लीट। पोजीशन ही बताना पड़ेगा आपको। एयर इज ब्रीद थ्रू, तो चलिए लास्ट में कहाँ पहुंचेगा बेटा, एल्वलाई। तो देखो लास्ट में एल्वलाई किस में, एल्वलाई एल्वलाई, तो ब्रोंकियोल गया, एल्वलाई। अब स्टार्ट कर रहा है, देखिए नोज, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, फेरिंग्स, तो इसलिए गया, फेरिंग्स बाद में आ गया। तो अब इधर आइए, ट्रैकिया से सीधे लंग्स आ गया तो चला गया, तो आंसर हो गया C। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वलाई। CO इज मोर टॉक्सिक देन CO2। तो कहते हैं हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ाव रहता है, लेकिन हमेशा याद रखना लोग गलत चीज़ों में बहुत पड़ जाते हैं।
तो हीमोग्लोबिन का अगर एफिनिटी देखा जाए तो ऑक्सीजन उसका प्यार है, लेकिन CO2 उसका क्या है, गलत आदत, और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बुरी लत है। कहता है कि मुझे तो तेरी लत लग गई। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया ना तो हीमोग्लोबिन 200 से लेके 250 गुना ज़्यादा उसके तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनों कहेगा, मेरे भाई भाग यहाँ से। तो डैमेज द लंग्स, इट डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन, तो क्या कर देगा, कैरिंग कैपेसिटी, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन से जुड़ने के बजाय किससे जुड़ जाएंगे बेटा, ये जुड़ जाएंगे बेटा आपके कार्बन मोनोऑक्साइड से। कितने गुना एफिनिटी होती है, 200 से लेके 250। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज, तो बेटा ये एसिडिक नेचर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आके बेटा आपका डिस्कशन खत्म होता है। अब बेटा आप अच्छे से इसको एनालाइज करिए और दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे से टेस्ट दिए होंगे और जो भी गलतियाँ होंगी उसको आइडेंटिफाई करे होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।